फिर से आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या आपने कभी समर्स के टाइम पर मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रखा है या फिर किसी आयरन पैन को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा है? और यहाँ पर ओरिजिनल वाले आयरन पैन की बात हो रही है, पबजी वाले वर्चुअल पैन की नहीं। उसे तो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से भी कुछ नहीं होगा। या फिर आप कभी ग्रेप्स खा रहे हो और बाद में आपको पता चला कि ये ग्रेप्स तो ख़राब है। या फिर आपने शायद कभी कुकिंग की होंगी, और अगर किसी ने कुकिंग भी नहीं की है तो फूड को डाइजेस्ट तो किया ही होगा। और यहाँ पर अगर किसी ने फूड को डाइजेस्ट भी नहीं किया है तो रेस्पिरेशन तो सभी के बॉडी में होती है, सांस तो सभी लेते हैं। तो ये सभी कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल थे जो हमारे डेली लाइफ में होती है। पर ये सभी केमिकल रिएक्शंस क्यों है और केमिकल रिएक्शन मतलब होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो जाते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। और ये जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसे हम किसी भी फिजिकल मेथड का यूज़ करके वापस पुराने वाले सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। पर हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है? मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? तो फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन में उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है। सेकेंड, केमिकल रिएक्शन में उस सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो सकता है। और थर्ड, केमिकल रिएक्शन में उस सब्सटेंस का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। इस केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और एक केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। अब तक हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखी और ये देखा कि केमिकल रिएक्शन में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। पर अब हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक केमिकल रिएक्शन होती कैसे है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और इस इमेज को आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। तो ध्यान से इस इमेज को ऑब्जर्व करो, इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन है जिसे हम बर्न कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर ग्लास वॉच में देखोगे तो यहाँ पर एक वाइट कलर का पाउडर है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुकी है। मीन्स यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन ने रिएक्शन किया और ये बन गई मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर ये हुआ कैसे? मैग्नीशियम रिबन ने किसके साथ रिएक्शन किया? तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये बर्न हो रहा है, और बर्न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन गैस। मीन्स मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और उसके बाद ही वो चेंज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट्स टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो सब्सटेंस के बीच में, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के बीच में हमने प्लस का साइन लिखा है, और उसके बाद ये एरो है, और उसके बाद हमने वो सब्सटेंस लिखा है जो हमें इस रिएक्शन के बाद मिला, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो एरो है ये हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताती है, और इस एरो के टेल वाले साइड में हमेशा रिएक्टेंट्स होते हैं और हेड वाले साइड में हमेशा प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, तो जो भी सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो उन दोनों के रिएक्ट करने के बाद हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इन दोनों के रिएक्ट करने के बाद हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इसीलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलेंगे प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रिटन डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो अब तक तो हमने बात की केमिकल रिएक्शंस की, अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके सब्सटेंस के सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो,
हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी अभी हमने जैसा देखा था कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस कर रही है। तो हम इसी की केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं Mg+O2। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। रिएक्ट्स टू गिव, यहाँ पर आ जाएंगी एरो, क्योंकि एरो रिएक्शन की डायरेक्शन बताती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे एरो और इसके आगे हम लिख लेंगे MgO। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था, इस एरो के टेल वाले साइड्स में रिएक्टेंट्स होते हैं और हेड वाले साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। पर इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हमें यहाँ पर सब्सटेंसेस के स्टेट भी लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर हम S से रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड स्टेट को, L से लिक्विड स्टेट को और G से गैस स्टेट को। यहाँ पर सिर्फ इतने स्टेट नहीं होते, इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टेट होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से, और AQ का मतलब होता है एक्वस। तो अब ये एक्वस क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, मीन्स जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वो वाटर होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि यह है वाटर। अब इस वाटर में अगर आप कुछ भी ऐड कर दोगे या कोई भी सॉल्ट ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और इस एक्वस सॉल्यूशन को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं AQ से। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर Mg सॉलिड है तो हम यहाँ पर S लिख देंगे, O2 मीन्स ऑक्सीजन गैस है तो हम यहाँ पर G लिख देंगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है तो हम यहाँ पर भी S लिख देंगे। तो अब इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है ये तो आपको समझ में आ गई होंगी, बट केमिकल इक्वेशंस के भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्केलेटल इक्वेशन और सेकेंड है बैलेंस इक्वेशन। तो अभी स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, तो अब हम इसी के बारे में देखेंगे। तो यह है स्केलेटल इक्वेशन और यह है बैलेंस इक्वेशन। तो अगर हम किसी भी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूला को यूज़ करके उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। जैसा कि अभी हमने ये मैग्नीशियम वाले इक्वेशन को देखा, तो स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है ये तो हमें समझ में आ गया है, बट अब हम देखते हैं कि बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशंस होती है जिसमें हर मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ही सेम होते हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम के जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए, और ऐसे ही ऑक्सीजन के जितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही एटम राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। अगर इनके सभी मॉलिक्यूल्स के एटम के नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में सेम है तो हम इसे बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आगे इस चैप्टर में आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जा सकती है और फिर आपको उसको बैलेंस करना होगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम कोई भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं जो है Fe plus H2O reacts to give Fe3 plus O4 plus H2। तो अब यहाँ पर Fe का मतलब होता है आयरन, H2O मतलब होता है वाटर, और यहाँ पर Fe3O4 का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड प्लस H2 मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो ये है एक केमिकल इक्वेशन और इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, बट अब इसे हमें बैलेंस करना होगा। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों भी साइड में सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए हर मॉलिक्यूल के। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इसके लेफ्ट हैंड साइड को और इसके राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में Fe का सिर्फ एक एटम है, बट राइट हैंड साइड में Fe3 है, मीन्स Fe के 3 एटम्स है। और इतना ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम है, बट राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो यहाँ पर Fe के एटम्स के नंबर भी मैच नहीं हो रहे हैं और O2 मीन्स ऑक्सीजन की भी नंबर ऑफ एटम मैच नहीं हो रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम करने हैं दोनों भी साइड में। तो अब हम इसे कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर Fe को देखते हैं। यहाँ पर Fe का एक ही एटम है और यहाँ पर 3 एटम्स है। तो यहाँ पर हम सिंपली Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी Fe की 3 एटम्स हो जाएंगे और यहाँ पर भी Fe के 3 एटम्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन अनबैलेंस है, मीन्स दोनों भी साइड में ऑक्सीजन के एटम्स के नंबर बैलेंस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और यहाँ पर सिर्फ एक ही है। तो अब यहाँ पर हम ऑक्सीजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट अब यहाँ पर इस सिचुएशन में ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ H2 भी है और हम यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये जो प्लस वाला साइन है, हम सिर्फ इसके बाद ही किसी मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल है, तो अब हम इसे सेपरेटली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि हमने H2 को किसी और से मल्टीप्लाई किया और ऑक्सीजन को किसी और से मल्टीप्लाई किया। आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आपको H2O इस पूरे मॉलिक्यूल को ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम H2O को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4H2O। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम तो हो गए, बट 4 इंटू H2 ये हो जाएगा H8, मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हो गए हाइड्रोजन के 8 एटम्स और राइट हैंड साइड में हो गए हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड वाले। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के अब 8 आइटम्स हो चुके हैं और यहाँ पर भी अब हाइड्रोजन के 8 आइटम्स हो चुके हैं। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और ये वैसे काफ़ी इजी है, बट आपको समझ में आया इसलिए मैंने आपको हर एक चीज़ इतने डिटेल में बताई है। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस होती है। ये देखो, ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है हम बोलेंगे इसे स्केलेटल इक्वेशन, और बाद में हमने इसके बैलेंस किया तो अब इस वाली इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के लिए ही सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है। या फिर आप अपने क्वेश्चंस हमें इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम इस वीडियो के सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने केमिकल इक्वेशन के टाइप्स देखे, अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, स्केलेटल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये दोनों ही केमिकल इक्वेशन के टाइप्स थे, और अब हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन हो रहा है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तब उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कुछ इस तरह दिखती है, A + B रिएक्ट्स टू गिव AB, मीन्स A B दोनों ही कंबाइन होके बन गए AB। तो ये काफ़ी इजी है और काफ़ी इजीली आप इसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। बट हम फिर भी इसे और अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल, मीन्स कोल का बर्न होना। और कोल का बर्न होने से याद आया, हमारे इंडिया में 70% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है। तो यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है, तो भूल तो नहीं गए, बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजन गैस। और यहाँ पर कोल बर्न हो रहा है, मीन्स कोल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर C+ आ जाएगा O2 और C+O2 आ जाएगा CO2। तो C+O2 रिएक्ट्स टू गिव CO2, और CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका आप एक और एग्जांपल ले सकते हो जो है वाटर। वाटर भी कंबाइन होकर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होते हैं और ऐसे ही वाटर बन जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो सबको समझ में आ ही गई होगी।
अब हम बात करते हैं सेकेंड, जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। यहाँ पर एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग सब्सटेंस में। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस तो बना सकते हैं, बट एक कंपाउंड कैसे स्प्लिट हो सकता है? और ये स्प्लिट हो रहा है तो इसे स्प्लिट होने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही होंगी, तो इसे ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो इसी वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो इस कंपाउंड को स्प्लिट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो अगर हीट से मिल रही है तो हम बोलेंगे कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, और यही एनर्जी अगर इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, और ये एनर्जी अगर सनलाइट से मिल रही है तो हम बोलेंगे कि ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है। तो अब हम इन सब के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में से अगर आप हीट पास करोगे, मतलब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट स्प्लिट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यही हो जाएगा एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब सेकेंड है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। तो अगर आप वाटर में से ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वाटर मीन्स H2O स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे लास्ट मीन्स फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। तो अब सनलाइट से कैसे एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड, अगर आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दे तो उसमें से सिल्वर और क्लोराइड दोनों ही सेपरेट हो जाता है। मीन्स सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट हो गया सिल्वर और क्लोराइड में, और इसके लिए चाहिए होता है सिर्फ सनलाइट का प्रेजेंस, और इसीलिए ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का। तो इन्हीं रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन के बारे में। तो थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मीन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Fe plus CuSO4 reacts to give FeSO4 plus Cu। तो यहाँ पर इसे देख कर ही आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर था CuSO4 बट यहाँ पर आ गया FeSO4। मीन्स यहाँ पर Fe ने डिस्प्लेस कर दिया Cu को और Fe खुद आ गया Cu के जगह। तो इसे ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को आप इस डायग्राम में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था तब ये ब्लू कलर का था, पर जब हमने इसमें एक आयरन नेल डाला तो Fe ने मीन्स आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और ये बन गया आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन। और ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, इसीलिए इसका कलर भी ब्लू से चेंज होकर ग्रीन हो गया। तो अभी अभी हमने देखा था कि एक केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर हमें उसी का एग्जाम्पल दिख रहा है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम और आगे बढ़ते हुए देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो इसके नाम से जो आपने सोचा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, बट यहाँ पर मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो आयंस के म्यूचुअल एक्सचेंज के वजह से बनते हैं, और इसलिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये कैसे होता है इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं NaSO4 plus BaCl2 reacts to give BaSO4 NaCl2। तो यहाँ पर NaSO4 है सोडियम सल्फेट, BaCl है बैरियम क्लोराइड, और यहाँ पर Cl के जगह पर आ गया SO4 और SO4 के जगह पर आ गया Cl।
तो ये बन गया NaCl प्लस BaSO4। और ये कैसे हुआ? यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ इन कंपाउंड्स के आयंस के बीच में, मीन्स इनके आयंस का ही म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ। और इसीलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट था वहाँ पर हमें मिला BaSO4 प्लस NaCl, मीन्स बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और इसकी डायग्राम को तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम इन केमिकल रिएक्शन का लास्ट और सबसे इजी वाला टाइप देखेंगे, जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यहाँ पर दो रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन उसमें से रिमूव हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जैसा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Cu प्लस O2 रिएक्ट टू गिव CuO, मीन्स कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही रिडक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो जाए, मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में से रिमूव हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। और हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर CuO था, तो हम CuO में ही अगर H2 ऐड कर दे तो ये आ जाएगा H2O प्लस Cu। तो अब यहाँ पर Cu में से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, मीन्स रिमूव हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड भी तो हो गया, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो उम्मीद है आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन ये तीनों भी समझ में आ गए होंगे। पर रुक जाओ, वीडियो बंद मत करो, अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। इस चैप्टर का एक पार्ट अभी भी बचा हुआ है जिसका नाम तो बहुत बड़ा है, बट ये पार्ट इस चैप्टर का सबसे छोटा पार्ट है। और ये लास्ट पार्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। और टेक्स्ट बुक में तो इसका नाम और भी बड़ा दिया है, बट बेसिकली हमें इसमें यही बताया गया है ऑक्सीडेशन के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स। तो फर्स्ट है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मेटल को डैमेज पहुंचता है और इस प्रोसेस में कई सारे नए कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं, जैसे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड एक्सेट्रा। तो ये होता है कोरोजन। रस्ट भी इसी का टाइप है, जैसा कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, वो आयरन पैन जिसमें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रस्ट लग जाता है। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेटल में रस्ट लग गया मीन्स यहाँ पर मेटल डैमेज ही तो हो रहा है। तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन। तो अब फाइनली हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो है रैंसिडिटी। तो सिंपल सी बात है, हमारे फूड में जो फैट्स और ऑयल होते हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, मीन्स जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। मीन्स वो जब ख़राब हो जाते हैं तो वो ख़राब इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है और उसमें से एक गंदी सी स्मेल आने लगती है। इसे ही हम बोलते हैं रैंसिडिटी। और इससे एक बहुत बड़ी माइस्ट्री सॉल्व होती है कि हमारे चिप्स के पैकेट्स में इतनी ज़्यादा एयर या फिर गैस क्यों होती है। तो इन चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस होती है, जिसकी वजह से इन चिप्स में जो ऑयल और फैट्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते और ना ही ये चिप्स एक दूसरे से टकरा कर टूटते हैं। तो यही थी चिप्स के पैकेट में इतनी ज़्यादा गैस होने की माइस्ट्री। और इस माइस्ट्री के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन है हमारे इन वीडियोस और इस चैनल को लेकर तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि वो भी ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस को फ्री में देख पाए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी पूछना बिल्कुल मत भूलना, मैं आपके सभी डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।